subscribe and share our channel, The Smart Economics. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्मार्ट इकोनॉमिक्स में। मैं कीर्ति आहूजा आज दोबारा से लेकर आया हूँ सेकेंड ग्रेड एसएसटी के इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज हम बात करेंगे सेकेंड ग्रेड के पेपर 2016 की। और हमने टारगेट रखा है कि हम आज तक सेकेंड ग्रेड के आए हुए समस्त पेपर में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर ज़रूर चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि पेपर में इकोनॉमिक्स के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम 20 से 22 प्रश्न जो है वो प्रत्येक पेपर में लगातार इकोनॉमिक्स के पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो ये है, पुरुष प्रतिशत है 82.14 और महिला प्रतिशत है 65.46%। उसके बाद अगला प्रश्न है, हस्तांतरण भुगतान में सम्मिलित किया जाता है या हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान ऐसे भुगतान होते हैं जो एक तरफा होते हैं, जिसके लिए कोई सामने से जो है वो आपको सेवा या वस्तु देने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें ट्रांसफ़र पेमेंट बोला जाता है। जैसे कि हमने 2013 के पेपर में देखा था कि एक गृहिणी द्वारा घर के किए गए कार्य जो है वो हस्तांतरण भुगतान का भाग है। इसका मतलब उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए उसे जीडीपी, जीएनपी या एनडीपी इनमें से किसी भी परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखना, हस्तांतरण भुगतान एक तरफा होते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत जो है वो किसके बराबर होती है। तो उपभोग व्यय और व्यक्तिगत बचत जो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और पर्सनल सेविंग जो है वो व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, या इसको डिस्पोजेबल इनकम या उपभोज्य आय भी बोलते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय, उपभोज्य आय बोल दो, उसके क्या होती है, बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि विशुद्ध निवेश किस प्रकार होता है। तो विशुद्ध निवेश का मतलब होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना है। यदि हम दो प्रकार का निवेश होता है, एक होता है सकल निवेश, एक होता है शुद्ध निवेश। जब हम सकल निवेश में से यानी कुल निवेश में से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमें विशुद्ध निवेश की प्राप्ति होती है, या हमें जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो पता लगता है। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का। ये कहता है यदि व्यक्तिगत आय जो है, पर्सनल इनकम 50,000 रुपये, व्यक्तिगत आयकर 2,000 रुपये है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2,000 है और व्यक्तिगत बचत 4,000 है, तो खर्च योग्य आय होगी। तो आपको सीधा याद रखना है कि 50,000 रुपये व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत आयकर घटाने के बाद जो राशि बचती है, यानी 50,000 में से 2,000 रुपये घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहा जाता है या खर्च योग्य आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पसंद आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है। क्योंकि पसंद जो है, पसंद इसलिए आर्थिक व्यवहार का मूलभूत है क्योंकि हमारी क्या होता है कि इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से हम पसंद सेलेक्टिव चीज़ें कर पाते हैं। हम सभी चीज़ें जो है वो खरीद नहीं पाते। इसका मतलब क्या है कि लोगों की आवश्यकता की तुलना में जो है वो हमारे पास साधन क्या हैं, सीमित हैं। इसलिए आर्थिक व्यवहार का मूलभूत जो कहा गया है वो कहा गया पसंदगी को या पसंद को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा है। तो कर नीति ऐसी है जिसमें उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को बताया हुआ है। अवधारणा कर नीति में उपयोगी होती है, मौद्रिक नीति में, विनियोग नीति में या साधनों के निश्चित प्रतिफल करने में जो है वो ये अवधारणा इतनी उपयोगी नहीं है जितना कि कर नीति में है, क्योंकि कर नीति में उपभोक्ताओं की बचत और व्यय को ध्यान में रखा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इसने बोला सेटरिस पेरिबस, ये शब्द बड़ा फेमस है और पूछने की संभावना इस बार दोबारा है कि सेटरिस पेरिबस का मतलब क्या है। सेटरिस पेरिबस का मतलब है निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब होता है कि निर्भर चर को प्रभावित करने वाले अन्य चरों का मूल्य जो है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं अन्य बातें समान रहने पर। जैसे मान लो क्या है कि हम मांग के नियम की बात करें तो एक कारक जो है उसमें परिवर्तन होगा, यानी कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव देखा जाएगा, बाकी अन्य कारकों को क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है सेटरिस पेरिबस। इसका मतलब है कि जो चर को प्रभावित करने वाले अन्य चर हैं उनका मूल्य अपरिवर्तित है और सिर्फ एक ही चर के मूल्य में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आया हुआ है, इसको जो है वो आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध कहलाता है। देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, यानी दो या दो से अधिक देशों का जुड़ाव होना वैश्वीकरण की परिभाषा का भाग होता है। ये एलपीजी पॉलिसी है। एलपीजी में क्या आता है, उदारीकरण आता है, निजीकरण आता है, वैश्वीकरण आता है। 24 जुलाई 1991 को भारत ने इस एलपीजी पॉलिसी को जो है वो स्वीकार किया था। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको ये याद रखना है कि उस समय
नई आर्थिक नीति को लाने का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो आज भी लगभग 54% जनसंख्या जो है वो कृषि और कृषि से संबंध गतिविधियों पर क्या है, निर्भर है। इसका मतलब अधिकतम रोजगार जो है वो कृषि और संबंध क्षेत्र में प्रदान करता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करते हैं तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति की अवधि जो है वो है 5 वर्ष। 2015 से 2020 तक के लिए थी, लेकिन कोविड काल की वजह से उसे 2023 तक बढ़ाया गया था। वो 31 मार्च 2023 तक चली। अब नई जो विदेश व्यापार नीति है वो 2023 1 अप्रैल 2023 से लागू है। अगला प्रश्न, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। जो है 12वीं और 11वीं का लक्ष्य मिलता जुलता है, तो एक बार 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को जरूर ध्यान से देख लें। निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है? वाणिज्यिक बैंक जो है वो जमाओं को स्वीकार करते हैं, विदेशी व्यापार को भी वित्त पोषित करते हैं, साख का सृजन करते हैं, लेकिन विदेशी विनिमय भंडारों का प्रबंधन जो है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें से जो पहला नंबर कार्य है वो वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कार्य वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं। एक चीज़ और, यहाँ हमने देखा साख का सृजन करते हैं वाणिज्यिक बैंक, और यदि शब्द आ जाए साख का नियंत्रण, कंट्रोल, तो साख का कंट्रोल या नियंत्रण जो है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि साख का नियंत्रण या कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जबकि साख का सृजन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2016 में करंट से आया हुआ था और इन्होंने पूछा था कि भारत की विदेश नीति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ इसका जो कथन गलत था वो सेकंड नंबर था। पहला था नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी सार्क नेताओं को आमंत्रित किया था। दूसरा कथन जो है वो गलत था, बाकी दोनों कथन भी सही थे। हालांकि ये जो है वो पुराना जीके हो गया करंट में, इसलिए जो है हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? तो आईएमएफ और विश्व बैंक को जो है वो दोनों को मिलाकर ब्रेटन वुड्स संस्थान जो है वो कहा जाता है। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये कहता है कि एक उपभोक्ता का समय बिंदु उस बिंदु पर स्थापित होता है जहाँ पर, अब इसमें क्या है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 1 बटे में सीमांत उपयोगिता 2 बराबर में है प्राइस 1 और प्राइस 2, ये सही है। दूसरे में क्या है, सीमांत उपयोगिता 1 बटे में सीमांत उपयोगिता 2 बराबर P1 P2 बराबर आय की सीमांत उपयोगिता, ये भी सही है। तीसरा कथन है MU1 अपॉन P1 MU2 अपॉन P2 यानी मार्जिनल यूटिलिटी और आय की सीमांत उपयोगिता, ये तीनों ही कथन इसमें क्या होंगे, सही होंगे। इसको एज इट इज़ याद रखना कि एक उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर होगा जहाँ सीमांत उपयोगिता पहली और दूसरी और बराबर हो जाए कीमतों के। तो इस चीज़ को आप जो है वो याद रख लेना। अगला है, जब भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं को कम करता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है, रिजर्व आवश्यकताओं को कम करता है का मतलब है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को कम करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो जो मार्जिन रखा जाता है, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और मार्जिन रखा गया 10%, इसका मतलब क्या है, आपको 90,000 रुपये का जो है वो ऋण मिल जाएगा। और मार्जिन अगर बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिन बढ़ाने का मतलब, मान लो मार्जिन 20% कर दिया तो फिर आपको 1 लाख में से 80,000 रुपये का ऋण मिल पाएगा। लेकिन अगर मार्जिन कम कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि बैंक अधिक मुद्रा का सृजन करेंगे, यानी बैंक ज़्यादा पैसा उधार दे पाएंगे। इसको आप थोड़ा सा रिवर्स भी ले सकते हैं कि अगर मार्जिन 20% होता, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये बैंक रखता, 100 रुपये की आपसे प्रॉपर्टी रखता, आपको 80 रुपये का उधार दे सकता था। मार्जिन कम करके 20 से 10 किया, तो इसका मतलब क्या है, अब बैंक जो है वो क्या करेगा, 100 रुपये में से जो है या 100 रुपये की मद में से आपको 90 रुपये उधार दे सकता है। इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि बैंक अपनी कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नगद रूप में रखना होता है। एक न्यूनतम अनुपात जो है वो नगद रूप में रखना होता है। इसमें से कोई भी परिभाषा इससे मैच नहीं कर रही। जो न्यूनतम कुल संपत्ति का एक न्यूनतम अनुपात नगद रूप में, बैंकों को अपनी कुल जमा का होना तो चाहिए था। इस प्रश्न में गलती थी, इसलिए इसको आरपीएससी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है नीति आयोग की कौन सी विंग सारे राज्य के मुख्यमंत्री यूनियन टेरिटरी के उप राज्यपालों को मिलाकर बनी है? तो वो है गवर्निंग काउंसिल।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से हुई थी और जो है वो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को जो है वो की गई थी। नीति आयोग वर्तमान में जो है वो भारत में एमपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आंकड़े भी जारी करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत की जनसंख्या या कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, तो यह है 21.9%। और अगर हम रंगराजन समिति की बात करेंगे तो रंगराजन समिति के हिसाब से 29.5% लोग जो है वो भारत में निर्धन है, 29.5%। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो इकोनॉमिक्स का आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि कौन सा संबंध वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता। वैश्वीकरण में क्या होगा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और समाजों में बढ़ता एकीकरण, ये वैश्वीकरण की परिभाषा का भाग है। दुनिया का संकुचन और विश्व की संपूर्णता की गहन और चेतना, इसका मतलब हमने दुनिया को संकुचित कर दिया, दुनिया के साथ ट्रेड हम करने लग गए। बाजारों, राष्ट्र राज्यों और प्रौद्योगिकी का कठोर एकीकरण, कठोर नहीं होगा, उदार होगा, ये प्रश्न में नहीं आएगा। चौथा है संपूर्ण विश्व के लोगों की सतत गतिशीलता, ये भी इसका भाग होगा। यानी ये 1, 2 और 4 जो है वो तो सही है, ये 3 नंबर जो है वो वैश्वीकरण को सही परिभाषित करने वाला नहीं है। तो आज हमने जो है वो 2016 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर आया था इस पर चर्चा की है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके पेपर से पहले पुराने सभी पेपर को जो है वो हम हल कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।